हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज आपके लिए लाए हैं राजनीति विज्ञान का अध्याय 2 संघवाद। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं अपना फर्स्ट पार्ट हाल ही में अपलोड कर चुकी हूँ। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस पर आने से पहले आप मेरा संघवाद का पार्ट फर्स्ट जरूर देखें। यह आपको मेरी YouTube चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये टॉपिक पढ़िएगा। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है, या ये भी बोला जा सकता है कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहले हम पॉइंट्स को देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। सेकंड, भाषाई नीति कैसी है भारत की भाषाई नीति किस प्रकार की है, कौन सी भाषा राज्य भाषा है या नहीं है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आएंगे केंद्र और राज्य सरकार के संबंध कैसे हैं। इससे पहले हम संघवाद क्या होता है, संघवाद के प्रकार कौन से हैं, संघवाद के लक्षण क्या हैं, भारत में संघीय व्यवस्था कार्यरत है या नहीं, ये सारी चीजें हम पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ देखते हैं संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। जब भारत को आजादी मिली 1947 में, तो इससे पूर्व भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही भूभाग हुआ करते थे। मैंने कहा 1947 से पूर्व भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही भूभाग हुआ करते थे, लेकिन 1947 में भारत का विभाजन हुआ। भारत दो देशों में विभाजित हुआ, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत जिस देश में आप रहते हैं और पाकिस्तान जो आपका पड़ोसी राष्ट्र है। लेकिन पाकिस्तान भी दो भागों में विभाजित हुआ, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। और पश्चिमी पाकिस्तान जो हुआ वो बाद में 1971 की युद्ध के दौरान बांग्लादेश के रूप में निर्मित हुआ। ये हमने देखी भारत के विभाजन की छोटा सा शॉर्ट टॉपिक। उसके बाद हम देखते हैं भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। मैं यहाँ डिस्कस करूंगी कि 1947 से जब भारत आजाद हुआ तब से लेकर अब तक भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग बहुत ही ज्यादा जोरों से उठती रही है। हमेशा से ही लोग भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना चाहते हैं। और हमने देखा है हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाई विविधता है। तो इसको देखकर नागरिकों ने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। फिर देखिए 1947 के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हुआ, परंतु बाद में यह प्रक्रिया रुक गई। हमने ये देख लिया कि भाषा के आधार पर अगर हम भारत का विभाजन करने लगे, भारत में राज्यों का गठन करने लगे, तो बहुत सारे सैकड़ों राज्य बनकर उभरेंगे। तो फिर हमारी सरकार ने, हमारे नेताओं ने सोचा कि सिर्फ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देना सही नीति नहीं होगी। इसके लिए कई समितियां बनी, कई कमेटी बनी। उन्होंने अपनी अपनी जो सिफारिश है वो सरकार को सौंपी। और उसके बाद सरकार ने विचार किया कि कैसे भारत में राज्यों का गठन हो। तो भाषा के आधार पर भी कुछ राज्यों का गठन हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश प्रमुख है। फिर संस्कृति के आधार पर सरकार ने कहा कि केवल भाषा के आधार पर नहीं, हम संस्कृति के आधार पर, भौगोलिक दशाओं के आधार पर और परंपरा के आधार पर क्या करेंगे, राज्यों का गठन करेंगे। आपने देखा है उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनका गठन भौगोलिक आधार पर किया गया है, जबकि दक्षिणी भाग के जो राज्य हैं उनका गठन संस्कृति, परंपरा और भाषा के आधार पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहला टॉपिक हुआ कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश। इसके बाद सरकार को समझ आई कि अगर भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन करेंगे तो कई सैकड़ों राज्य हमारे भारत में से निकलकर आएंगे। अतः उन्होंने क्या किया, उन्होंने संस्कृति के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, परंपराओं के आधार पर भारत का गठन किया। फिर देखिए भाषाई नीति। भारत की भाषाई नीति क्या है। हमने भारत का, अगर आपने भारत का संविधान देखा हो तो हमारा भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। हमने किसी भी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं किया है। जैसे पाकिस्तान ने इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया है, वैसे भारत ने नहीं किया है। तो भाषाई नीति भी ऐसी ही रही है। भारतीय संविधान की
8वीं अनुसूची में, ये याद रखें, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। हमने पहले भी बताया था कि भारत में कुल 12 अनुसूचियां हैं, उसमें से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान है? तो 22। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या कोई भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो उसका जवाब आप दीजिएगा नहीं। हमारे भारत में कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। हिंदी केवल और केवल राजभाषा है, क्योंकि हमारे भारत में रहने वाली जो नागरिक संख्या है उसमें 40% जो नागरिक है वो हिंदी भाषा बोलते हैं, इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। याद रखें, राजभाषा, नॉट राष्ट्रीय भाषा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग भी प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं उनमें हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा का भी उपयोग की समझी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंग्रेजी को संविधान में शामिल नहीं किया गया है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि 22 भाषाओं में, जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं जोड़ी गई हैं संविधान में, क्या उसमें अंग्रेजी शामिल है? तो आपका आंसर होगा नहीं। अंग्रेजी को भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अंग्रेजी व हिंदी का उपयोग हम प्रशासनिक कार्यों में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध। अगर स्वतंत्रता के बाद देखें, लगभग 60 सालों तक, 6 दशक तक हमारे यहाँ केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र में और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार रही, तो ऐसे में केंद्र और राज्य में विवाद होने की जो स्थिति थी वो नगण्य रही। अर्थात लगभग 60 सालों तक केंद्र व राज्य सरकारों के बीच कोई भी मनमुटाव नहीं हुआ। लेकिन 1990 के दशक में, नेक्स्ट देखिए, संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन से दोनों में आपसी संबंध मजबूत रहे हैं, लेकिन 1990 के दशक में अनेक क्षेत्रीय पार्टियों का क्या हुआ? गठन हुआ और गठबंधन सरकार निकल कर आई। ये गठबंधन सरकार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जब चुनाव में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो बहुत सारी पार्टियां, एक से अधिक पार्टियां मिलकर क्या करती हैं? गठबंधन कर लेती है और सरकार चलाती है। उस सरकार को क्या कहेंगे? गठबंधन सरकार कहेंगे। तो यहाँ हमने डिस्कस किया कि संघीय व्यवस्था में कैसे काम करती है, संघीय व्यवस्था भारत में कैसे काम करती है। तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। उसके बाद हमें समझ आया कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, संस्कृति, भौगोलिक दशा, परंपरा के आधार पर भी क्या होना चाहिए? राज्यों का गठन होना चाहिए। भाषाई नीति समझी कि भारत में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा न होकर हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों को सम्मिलित रूप से प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग में लिया जाता है। केंद्र राज्य संबंध देखें, संविधान में शक्तियों को स्पष्ट विभाजन करने के कारण केंद्र और राज्य के संबंध हमेशा से ही सही रहे हैं। लेकिन हाल ही में आप देखेंगे, अगर हाल ही में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य आप देखेंगे तो देखेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारों में अब कॉन्फ्लिक्ट होने लगा है, विवाद होने लगा है। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ है, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां निकल कर आई हैं, जिसके कारण गठबंधन सरकार का कॉन्सेप्ट अब आने लगा है। संवाद का नेक्स्ट टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो उसे क्या कहेंगे? सत्ता का विकेंद्रीकरण। नहीं समझ आया तो समझिए, जब केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो जब शक्तियों को बांटा जाता है विभिन्न इकाइयों में तो इसे क्या कहा जाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। परिभाषा याद करने की कोशिश करें, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं।
तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भारत में कब किया गया? अगर आप जानेंगे कि स्थानीय सरकारें कब से हैं, तो बहुत पुराने समय से, जब ऋग्वेद हुआ करते थे, प्राचीन काल से ही भारत में स्थानीय सरकार का कॉन्सेप्ट रहा है। लेकिन क्या हमारे संविधान में था? तो इसका जवाब है नहीं, हमारे संविधान में स्थानीय सरकारों की बात नहीं की गई थी। हमने पहले भी बात की थी, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमने सत्ता के विकेंद्रीकरण को अपनाया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा हम गांवों के लिए सरकार लाए और 74वें संविधान संशोधन द्वारा हम शहरों के लिए क्या लेकर आए? स्थानीय सरकार लेकर आए। क्लियर है? अब तक हमने देखा भारत में विकेंद्रीकरण क्या भारत में स्थानीय सरकारें थी? तो इसका जवाब है नहीं, हमने इसे बाद में जोड़ा है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा हम क्या लेकर आए हैं? भारत में स्थानीय सरकार को लेकर आए हैं। गांवों की स्थानीय सरकार को आप क्या कहेंगे? पंचायत। और शहरों की स्थानीय सरकार को क्या कहेंगे? नगर निगम या नगर पालिका। क्लियर है? लेकिन क्या इससे पहले स्थानीय सरकार नहीं होती थी? तो होती थी, लेकिन कुछ समस्याएं थी। कौन कौन सी? देखिए, 1992 से पहले क्या समस्याएं थी? तो नियमित चुनाव नहीं होते थे। छोटी छोटी सरकारें बनी हुई थी, पंचायत होती थी, लेकिन उनका नियमित चुनाव नहीं करवाती थी। राज्य सरकारें तैयार नहीं थी अपनी शक्ति को बांटने के लिए, तो वहां नियमित चुनाव नहीं होते थे। जैसे आपने देखा होगा, अगर नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत के चुनाव प्रति 5 वर्षों में होते हैं। 5 वर्षों में एक बार आपकी पंचायत या नगर निगम के चुनाव करवाए जाते हैं। वित्तीय संसाधनों की कमी थी। अगर ये कुछ काम करना चाहती थी, मान लीजिए स्थानीय स्तर पर सड़क बनाना हो गया, छोटे छोटे काम करना हो गया, तो ये काम करना जब ये चाहती थी, तो ऐसे काम करने के लिए इनके पास क्या नहीं थे? वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे। नेक्स्ट, 1992 के बाद क्या हुआ? 1992 के बाद के कुछ प्रावधान किए गए। क्या थे वो प्रावधान? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि 1992 के बाद स्थानीय निकायों के लिए क्या किया गया? तो पहली चीज गई कि राज्य निर्वाचन आयोग की रचना की गई। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, जो क्या करेगी? जो स्थानीय निकाय के चुनाव करवाएगी। क्लियर है? निर्वाचन आयोग क्या करता है? निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट, नियमित चुनाव करने का प्रावधान किया गया, कि आपको क्या करना है? राज्य सरकार को ये बंदिशें लगा दी गई कि आपको प्रति 5 वर्षों में पंचायत के और नगर निगम व नगर पालिका के चुनाव करवाने हैं। तो नियमित चुनाव का प्रावधान कर दिया गया। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट है, SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या कर दिया गया? कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। आपने देखा होगा, आपके वार्ड के जब चुनाव होते हैं तो सुना होगा आपने ये, कि आज इस बार जनरल की सीट है, इस बार SC की सीट है। तो ये क्या है? स्थानीय चुनावों में SC ST के लिए कुछ पद आरक्षित किए गए हैं, कुछ सीट आरक्षित किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रावधान इसमें किया गया वो है 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। 1/3 सीटों पर महिला सरपंच होगी, महिला मेयर होंगे, महिला पार्षद होगी। तो ये सारी चीजें की गई। इसके अलावा आप देखिए, गांव की स्थानीय सरकार को क्या कहते हैं? तो पंचायत कहते हैं। तो क्या पंचायत ही होती है या कुछ और भी है? तो गांवों में 3 प्रकार की स्थानीय सरकार होती है। पहली ग्राम पंचायत, दूसरी पंचायत समिति, तीसरा जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो आपके प्रत्येक गांव की एक पंचायत होगी, उसमें कुछ पंच और सरपंच जनता द्वारा चुने जाएंगे। क्लियर है? ग्राम पंचायत में क्या होंगे? कुछ पंच होंगे और एक सरपंच होगा, जो क्या करेगा? गांव के कानून व्यवस्था, वहां के अवसंरचनात्मक विकास के लिए कार्य करेगा। ये किसके द्वारा चुने जाएंगे? ये आपके द्वारा, जनता के द्वारा चुने जाएंगे। नेक्स्ट है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति क्या होती है? बहुत सारी क्या मिलकर? ग्राम पंचायतें मिलकर क्या करती है? जब बहुत सारी ग्राम पंचायतें मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? पंचायत समिति। जब एक से अधिक ग्राम पंचायतें मिल जाती हैं तो इसे क्या कहेंगे? पंचायत समिति। क्लियर है? तो पंचायतों से मिलकर क्या बनी? पंचायत समिति। नेक्स्ट, जिला परिषद। विभिन्न पंचायत समितियां, मान लीजिए एक ही पंचायत समिति है, एक ही पंचायत समिति है, तो ये क्या? ये मिलकर
सारी पंचायत समितियां मिलकर क्या करती हैं, जिला परिषद का गठन करती हैं। एक बार फिर सब्जेक्ट, ग्राम पंचायत का गठन जनता द्वारा किया जाता है, इसमें कुछ पंच और सरपंच होते हैं। क्लियर है। फिर पंचायत समिति क्या होती है, तो विभिन्न गांवों की पंचायत मिलकर क्या करती है, एक बड़ी संस्था बनाती है जिसे क्या कहेंगे, पंचायत समिति कहेंगे। नेक्स्ट, जिला परिषद, जो विविध पंचायत समितियां बनी हैं, ए मान लीजिए ए पंचायत समिति के है, बी ए है, सी है, तो ये सारी पंचायत समिति को सम्मिलित रूप से जिला परिषद कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शहरों की स्थानीय सरकार कैसी होती है, तो शहरों के लिए दो प्रकार की स्थानीय सरकार होगी, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पालिका और नगर निगम में क्या अंतर है, जो छोटे शहर होंगे, जो छोटे जिले होंगे, छोटे शहर इट मीन जिनकी 10 लाख से कम जनसंख्या होगी, वहां आपको नगर पालिका देखने को मिलेगी। फिर से समझे, वह शहर जहां 10 लाख से कम जनसंख्या होगी वहां नगर पालिका का गठन किया जाता है। क्लियर है। यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें पार्षद कहा जाता है, जिनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। और नगर पालिका के प्रमुख को प्रधान या राजनीतिक प्रधान कहा जाता है। नगर पालिका के प्रमुख को क्या कहेंगे, राजनीतिक प्रधान या प्रधान। क्लियर है। नगर निगम किसे कहेंगे, वह शहर, वे बड़े शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी, वहां आपको नगर निगम देखने को मिलेगी। इसके प्रमुख को क्या कहा जाएगा, मेयर। और इन दोनों के ही सदस्यों को आपने सुना होगा, पार्षद के चुनाव हो रहे, तो वार्ड पार्षद कहा जाएगा, सॉरी पार्षद, वार्ड पार्षद कहा जाएगा। तो ये आपका चैप्टर हुआ संघवाद। मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, सेकंड पार्ट ये है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।